नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। कर्नाटक में बेल्लारी, शिवमोगा और मंड्या लोकसभा सीट पर मतदान जारी। रामनगर और जावखंडी विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग। दांव पर 31 उम्मीदवारों की किस्मत। नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। निर्वाचन आयोग का मिजोरम सरकार को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के आरोप में प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी को हटाने का निर्देश। मिजो नेशनल फ्रंट के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे। हरिद्वार में 2 दिन तक चलने वाले ज्ञान कुंभ का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शुभारंभ। कहा, ज्ञान के साथ साथ संस्कारों के बीज बोना शिक्षकों की जिम्मेदारी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के 3 स्तंभ: शिक्षक, प्रबंधन और छात्र। इक्कीस साल बाद भारत का पहला उच्च स्तरीय जिम्बाब्वे दौरा। उपराष्ट्रपति और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। खनन, आईटी समेत कई क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। उत्तर कोरिया की अमेरिका को चेतावनी। आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाने पर दी फिर से परमाणु नीति को मजबूत करने की धमकी। वॉशिंगटन पर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को पटरी से उतारने का लगाया आरोप। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बेल्लारी, शिवमोगा और मांड्या लोकसभा सीटों के साथ ही रामनगर और जामखंडी विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। करीब 6,450 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शिवमोगा सीट से बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा, बेल्लारी से बीजेपी के श्रीरामुलु और मंड्या से जीडीएस के सीएस पुत्तराजू सांसद थे, लेकिन मई में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जामखंडी सीट कांग्रेस विधायक सिद्धू नयामगौड़ा के निधन की वजह से खाली हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद अब यहां चुनाव की जरूरत पड़ी। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ललथनहवला ने कल चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने किसानों और युवाओं के लिए अपना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी रखने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य में सत्ता में वापस आने पर 10वीं की परीक्षा पास करने वालों और इससे ऊंचे दर्जे के छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप देने का वादा किया है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट ने भी अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के आरोप में मिजोरम सरकार को प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है। प्रमुख नागरिक समाजों और राज्य के छात्र निकायों के संगठन ने मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस शशांक को भी हटाने की मांग की और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है। राज्य की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 28 नवंबर को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज नामांकन पत्रों की जांच हो गई। 5 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नक्सल पीड़ित 18 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन के पहले दिन कल 17 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में 230 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 नवंबर को वोटिंग होनी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने पहले ज्ञान कुंभ का उद्घाटन किया। ज्ञान कुंभ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान के साथ साथ संस्कारों के बीज बोना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के 3 स्तंभ शिक्षक, प्रबंधन और छात्र हैं। वहीं राष्ट्रपति ने सार्थक और उपयोगी विमर्श के लिए शुभकामनाएं दी। हरिद्वार में 2 दिन तक चलने वाले ज्ञान कुंभ सम्मेलन में देश भर से सैकड़ों शिक्षाविद और 18 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति आज ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: शिक्षक, प्रबंधन तथा विद्यार्थी। विद्यार्थी की भूमिका तो सामान्य होती है, उसे तो केवल शिक्षा ग्रहण करना होता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन तंत्र से जुड़े हुए लोगों और शिक्षकों पर अधिक होती है। देवियों और सज्जनों, हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है। उस प्रतिभा की तलाश करने और निखारने की जिम्मेदारी शिक्षकों तथा शिक्षण संस्थानों की होती है। उन्हें ये देखना है कि कोई भी बच्चा गरीबी, दिव्यांगता या किसी भी अन्य कमी के कारण शिक्षा के अवसर से वंचित न रह जाए। और अब बात उपराष्ट्रपति के 3 अफ्रीकी देशों के दौरे की। तीन अफ्रीकी देशों के दौरे के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति आज यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति आज जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगावा से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में व्यापार, वाणिज्य समेत कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। वार्ता के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। पुंगवांग थर्मल पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए भारत जिम्बाब्वे को करीब 310 मिलियन की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच खनन, संस्कृति, सूचना और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति दोपहर भोज का आयोजन करेंगे। उपराष्ट्रपति भारत जिम्बाब्वे बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल होंगे। जिम्बाब्वे ने 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था। 21 साल बाद भारत के किसी बड़े नेता की यह पहली जिम्बाब्वे यात्रा है। 4 नवंबर को उपराष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी की राजधानी लिलांगवे पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जिम्बाब्वे में रह रहे भारतीय समुदाय से भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने की अपील की। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में कल शाम भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने जिम्बाब्वे की आर्थिक तरक्की में उनके योगदान की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने 4 साल में काले धन के खिलाफ कार्रवाई की है और अब कोशिश है कि संयुक्त राष्ट्र इसके बारे में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून को मंजूरी दे ताकि व्यापार में पारदर्शिता आ सके। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शुक्रवार शाम बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे पहुंचे। रॉबर्ट मुगाबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से उपराष्ट्रपति सीधे रेनबो टावर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और सरकार ने आर्थिक सुधारों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे में बसे भारतीयों की तारीफ की और कहा कि जिम्बाब्वे के साथ वो भारत की भी आर्थिक विकास की यात्रा के सहभागी बने। इंडियन डायस्पोरा is really playing an important role across the globe. That's why government also is focusing on Pravas Bharatiya Divas. This January we are going to have Pravas Bharatiya Divas in
Varanasi this year. So I appeal to all of you who are interested, they can all participate in that Pravas Bharatiya Divas. Feel proud that you are an Indian, you are a Bharatiya, and feel proud that we have a culture, we have a heritage. You call it as Bharatiya culture, Hindu culture, Indian culture. भारत के विभिन्न राज्यों से सालों पहले आकर बसे भारतीयों ने आज जिम्बाब्वे को अपने दूसरे घर के तौर पर पूरी तरह अपना लिया है। राज मोदी भी उनमें से एक हैं जो 40 साल पहले आए थे और आज सांसद बनने के बाद जिम्बाब्वे के उद्योग मंत्री भी हैं। I'm a businessman actually. I wasn't involved in the politics at all. And last year I decided to join the politics. And that's why I become the MP, Member of Parliament. And then I appointed as a Deputy Minister of Industry and Commerce. बहुत अच्छा लगता है, अब अपना ही घर लगता है। जिम्बाब्वे भी बहुत ही अच्छा माहौल, भी पीसफुल, एवरीथिंग सिक्योरिटी वाइज एवरीथिंग इज गुड। बहुत अच्छा है यहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट साहब का भाषण है ना, बहुत बढ़िया। इट वाज एक्सटेम्पोर, राइमिंग, पंचिंग, वेरी नॉलेजेबल स्पीच। सब कुछ बहुत अच्छा है। वेदर, पीपल एंड ऑल आवर लाइव्स। Zimbabwe life is quite good. I've been here since 1950. Well, we used to have a material shop, and in my real thing is tailoring. I used to make suits. Weather-wise and everything, this is the best country. जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बोत्सवाना के ओकावांगो में वहां की कई कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की और कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार बोत्सवाना के नेतृत्व के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को बोत्सवाना में भारत बोत्सवाना के कारोबारियों और निवेशकों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में खनन, स्वास्थ्य, वित्त और आईटी समेत कई अन्य क्षेत्रों में काम कर रही 26 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने उपराष्ट्रपति के साथ अपने व्यापारिक अनुभवों को साझा किया। उपराष्ट्रपति ने बताया कि बोत्सवाना में भारतीय समुदाय के कारोबारियों को स्थानीय सरकार का पूरा सहयोग है और जो भी चुनौतियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। India's growth now is because of thanks to the initiative of connectivity revolution brought in by late Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. So that being the case, I have already suggested to this Vice President, and we will be taking up with the President also now, that they should think of involving rights in expanding railway lines here to take care of the transport problems. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है और भारत और बोत्सवाना के बीच इसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कृषि और उद्योग को साथ साथ चलना चाहिए और अफ्रीकी देशों में भारतीय कंपनियों के पास इसके लिए एक बड़ा मौका है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि बोत्सवाना में कारोबारियों को भारतीय किसानों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए। Our farmers should be really encouraged to go to African countries and then take the land on lease and then really cultivate the land and then increase the production. It will be a win-win situation for both for India and African countries like Botswana. उपराष्ट्रपति ने कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही देश में कई व्यावसायिक क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना के कारोबारियों और निवेशकों को नए भारत की विकास यात्रा में शामिल होने का आग्रह भी किया। बोत्सवाना में भारतीय मूल के कारोबारियों की ओर से चलाई जा रही कंपनियां वहां के स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार देती हैं। उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के कारोबारियों को भरोसा दिया कि भारत सरकार उनकी बेहतरी के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
बोत्सवाना में स्थापित भारतीय कंपनियों के सीईओ के साथ उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने वीजा की समस्या, कनेक्टिविटी के साथ साथ भारत सरकार से और ज्यादा सहयोग की मांग की है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बोत्सवाना को भारत कृषि, हॉर्टिकल्चर जैसे क्षेत्र में और ज्यादा सुविधाएं और अपनी एक्सपर्टीज मुहैया करा सकता है और ये वो क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के बाद ऐसी संभावनाएं हैं जो कि भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन से कैमरामैन सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कारोबारियों से मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बोत्सवाना की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी BTC बोत्सवाना का दौरा भी किया। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डायमंड ट्रेडिंग कंपनी है। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि बोत्सवाना की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार निर्माण में अहम योगदान दिया है और बीते कई सालों में भारत ने बोत्सवाना के साथ हीरा व्यापार के क्षेत्र में मजबूत और लाभकारी संबंध स्थापित किए हैं। भारत में सूरत और बोत्सवाना में गैबरोन एक दूसरे के पूरक है और हीरा उद्योग में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि हीरा कारोबार के क्षेत्र में यह विशेष संबंध भारत और बोत्सवाना दोनों के लिए फायदेमंद बना रहेगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की 23 पायदान की छलांग लगाकर 77वें स्थान पर पहुंचने को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि करार दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। किम ने रैंकिंग में ऐतिहासिक उछाल के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश ने 4 साल की छोटी सी अवधि में 65 पायदान का उल्लेखनीय सुधार किया है। जिम ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिले चैंपियंस ऑफ द अर्थ और सोल पीस सम्मान का भी उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कारोबार सुगमता में देश की कोशिशों में सतत मार्गदर्शन और सहयोग के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबार में सुगमता के लिए की जा रही कोशिशों के संदर्भ में विश्व बैंक की रैंकिंग प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे और मझोले उद्योगों को 59 मिनट के कर्ज को मंजूरी, श्रम कानूनों में रियायत, पर्यावरण कानून और कंपनी कानून में बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में MSME सहयोग और संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें देश के 100 जिलों में 100 दिनों तक MSME प्रचार कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा। MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं, नए उद्यमों को मदद देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप और नया आयाम देंगे और तकनीक आधारित कारोबार की आधारशिला बनेंगे। GST जैसे देश के इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म को आपने अपनाया है। आप बहुत समझदारी और बहादुरी के साथ वैश्विक बाजार का भी मुकाबला कर रहे हैं। देश में हुए इन परिवर्तनों की वजह से ही आज भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अपने आप को सज्ज करके आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME को बढ़ावा देने और कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार के 12 कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग प्लेस यानी GEM की सदस्यता लेना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वो अपने सभी वेंडर्स को इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है। GST पंजीकृत हर MSME को 1 करोड़ रुपए तक के नए कर्ज या इंक्रीमेंटल लोन की रकम की ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा निर्यातकों को प्री और पोस्ट शिपमेंट की अवधि के कर्ज में ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि देश भर में टूल रूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए। इसके लिए देश भर में 20 हब बनाए जाएंगे। टूल रूम जैसे 100 स्पोक देश भर में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल मंत्र पर चल रही है हमारी सरकार। हर कदम पर आपको नियमों के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। MSME के लिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए एक और प्लेटफॉर्म सरकार ने विकसित किया है,
GEM, GEM, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जब 2-2.5 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई तो एक बड़ा मकसद था सरकारी सामान की खरीद में पारदर्शिता लाने का। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से राहत दिलाने के लिए फैसलों की जानकारी दी। अब इंस्पेक्टर को किस उद्योग की जांच के लिए जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम अलॉटमेंट से ही होगा। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। ऐसे में एमएसएमई की देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। कर सुधार और कारोबार को आसान बनाने के लिए उपाय से एमएसएमई उद्योगों को मदद मिलेगी। कि जिस एंटरप्रेन्योरशिप में आप सब हैं, उसके लिए एक ऐसा माहौल हम लोग बना दें कि आपको कम से कम किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़े, किसी टैक्सेशन विभाग के दफ्तर में ना जाना पड़े, और इन तमाम सिंप्लीफिकेशंस का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को होने वाला है तो देश के छोटे उद्योगों को। सरकार ने कंपनी कानून में संशोधन करने के लिए कल अध्यादेश जारी किया है, जिसका मकसद छोटे और मझोले कारोबारियों को परेशानियों से मुक्ति दिलाना है। अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए कॉर्पोरेट अपराधों से जुड़े प्रावधानों का पुनर्गठन होगा, जिसके बाद छोटे छोटे कारोबारियों को उन गलतियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जिन्हें वो सुधारना चाहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के साथ साथ कानूनों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने और निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अध्यादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियमों में बदलाव से कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी छोटी मामूली गलतियों का, अनजाने में हुई गलतियां, उल्लंघन से आप लोगों पर आपको क्रिमिनल माना जाता था, गुनहगार मान लिया जाता था। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। उसके लिए तो इज्जत ही सब कुछ होती है। वो बेचारा बाद में कुछ करने लायक रहता ही नहीं, मन से टूट जाता है। छोटी छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान सम्मान को भी गहरी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है, इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने एक अध्यादेश लेकर के आई है। अध्यादेश हमने जारी कर दिया है। अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों की संख्या अब 1.24 करोड़ से ज्यादा हो गई है। 2018-19 के दौरान 27 लाख से भी ज्यादा नए सदस्य इस योजना से जुड़ गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं। अटल पेंशन योजना भारत सरकार से गारंटी प्राप्त पेंशन योजना है, जो PFRDA द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। 18 से 40 साल के आयु समूह वाला कोई भी नागरिक उन बैंकों या डाकघरों की शाखाओं के जरिए इस योजना से जुड़ सकता है जिसमें उसका बचत बैंक खाता है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ एक नए व्यापक समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक पश्चिम एशियाई देश पर सोमवार से शुरू हो रहे सख्त प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका 8 देशों को ईरान से तेल खरीद के छूट देने पर सहमत हो गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कल इसकी जानकारी दी।
अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अलग होते हुए ईरान पर एक बार फिर प्रतिबंध लागू किए हैं। ये प्रतिबंध 5 नवंबर से लागू हो रहे हैं। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा है कि देश ईरान से चल रहे आयात में भारी कटौती करेंगे। अमेरिका इससे पहले चाहता था कि भारत समेत ईरान से तेल खरीदने वाले अन्य देश 4 नवंबर को ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दें। इस दिन के बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, लेकिन अब अमेरिका ने अपने इस रुख में कुछ ढील दी है। बाजार से ईरान तेल को पूरी तरह से समाप्त कर देने के बाद बाजार में उठापटक हो सकती है और दाम पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिसे लेकर अमेरिका ने ये कदम उठाया है। Sanctions start on Iran. They're very serious sanctions. They're very big. They'll be elevated from there. But as you know, sanctions are starting on Iran. And, you know, Iran is taking a very big hit. The country is not the same country as when I started almost 2 years ago. Iran is a much different country since I terminated that deal. That was one of the most ridiculous deals ever made by any country at any time, the Iran nuclear deal. But sanctions very much are elevated as of you know when, next week. उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर सकता है। उत्तर कोरिया ने आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाने पर फिर से परमाणु नीति को मजबूत करने की धमकी दी है। साथ ही वॉशिंगटन पर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता से पटरी से उतारने का भी आरोप लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।